तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देख रहे थे, जो रिएक्शन के आपके ड्यूरिंग द रिएक्शंस जो आपके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, उनमें हमने फर्स्ट देखा था आपका कार्बोकैटाइंस। इसके अंतर्गत देखा था उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या व्हाट इज कार्बोकैटाइन, आप देख सकते हैं क्या उसकी स्टेबिलिटी किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है और किस तरीके से उसका जनरेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। तो फर्स्ट था आपका इंट्रोडक्शन, जिसको आप लिख सकते हैं व्हाट इज कार्बोकैटाइन के अंतर्गत जो थ्योरी आएगी उसमें द मोस्ट कॉमन रिएक्शन इंटरमीडिएट विच वी यूजुअली कम अक्रॉस आर कार्बोकैटायन, कार्बन आयंस, free radicals, carbenes, nitrines, and benzynes. Majority of organic reactions takes place by the formation of intermediate. Being very reactive, these cannot be isolated under normal or reaction conditions. तो जो आपके मोस्ट कॉमन कार्बोकैटायंस है वो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं। कार्बोकैटायंस कार्बन आयंस है ना, ये कार्बन आयंस है, एम लिखा हुआ है, उसकी जगह एन है। फ्री रेडिकल्स कार्बीन, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन्स। तो जो ज़्यादातर रिएक्शंस, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था आपको, किसके थ्रू होती हैं आपकी और रिएक्शन मीडिएट जो मीडिएट्स फॉर्मेशन होते हैं उसके थ्रू होती है। और इनको हम जो है नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन के टाइम पे जब इनका फॉर्मेशन होता है तो हम इनको नॉर्मली जो है आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, अलग से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अदर कंपाउंड जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, तो इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर हम चाहें आइसोलेट करना तो आपको टेम्परेचर या स्पेक्ट्रोकेमिकली हम इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, स्टेबिलिटी होती है, उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, या फिर लो टेम्परेचर करके इसको आइसोलेट भी किया जा सकता है। कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है, दो टाइप के फिजन हम लोगों ने देखे थे। एक होता है आपका होमोलिटिक फिजन और एक होता है आपका हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, कोई भी आपको सबस्ट्रेट दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, उसका अगर किस तरीके का फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक किसको बोला था, सपोज कीजिए कि एक कोई एल्केन चेन है आर आर, जिसमें एल्केन आपके ऐड हैं। अगर हमने उसमें किसी तरीके के सॉल्वेंट या किसी तरीके की लाइट या किसी तरीके की हीट उसको देते हैं, तो वो क्या करता है कि जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर से हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट किया है और एक इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट किया है इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो ये क्या करते हैं, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेकर के बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जब ये बॉन्ड अगर होमोलिटिकली फिजन होता है इसका, तो हम इस तरीके से हाफ और एरो से उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो आपको इस तरीके से दो आर फ्री रेडिकल आप यहाँ पे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। तो इस टाइप के बॉन्ड फिजन को हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, जिसमें क्या हुआ है, दोनों के साथ इक्वल व्यवहार हुआ है। ठीक है, दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। दूसरा होता है आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। इस केस में क्या होता है, आपका जो एक एल्केन चेन है या कार्बन है, जो भी एटम है वो किससे अटैच होता है, एक उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हुआ है उसकी अपनी साइड पुल करता है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड में जो भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर आए हैं उनको अपने साथ लेता है और यहाँ से निकल जाता है। कब निकलता है, या इसको कोई सॉल्वेंट ऐसा दिया जाता है, कोई मेटल्स दिया जाता है ना, ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है जिस वजह से आर के ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जिसने अपना क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, दे देता है या उससे निकल जाता है, तो हमेशा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो लेकर के निकल जाता है उसके ऊपर हमेशा किस तरीके का चार्ज आता है, आपका नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है, आर आपका क्या बता रहा है, किसी कार्बन की चेन को बता रहा होगा, कार्बन के कंपाउंड को बता रहा होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो हमेशा किस पर आता है, कार्बन पर आता है। इस तरीके से जब कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये देख रहे हैं, ये एक कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड पोलराइजेशन का एग्जांपल देके मैंने बताया हुआ है, जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड आपको दिया हुआ है। तो ब्रोमीन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये क्या करता है, आपका जो बॉन्डिंग पेयर में, जो बॉन्ड में आपके इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हुआ है उसको अपने साथ लेता है। ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेता है और नेगेटिव चार्ज लेकर आउट हो जाता है। तो आपका जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी लेकर के चला गया, यानी कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। इस वजह से उस पर किस तरीके का चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस सॉरी, हम इसको कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कार्बन टू ब्रोमीन एज शोन बाय द कर्ली रेड एरो।
है ना। और जो आपको इस तरीके से अगर बॉन्ड जो पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही पर जाते हैं, हेटेरोलिटिक फिजन होता है आपका, तब क्या होता है, फुल एरो से हम उसको शो करते हैं, ठीक है। और इससे इधर आप देखेंगे हाफ फेस एरो इसको बोलते हैं हम, जिससे हम शो करते हैं। तो आपका ब्रोमीन लीव्स एज अ नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट इज नोन एज कार्बोकैटायन। जो आपकी पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। इसको पहले जो यूजुअली इसका नाम लिया जाता था उसको कार्बोनियम आयन भी कहा जाता था। तो आपको एग्जाम में कार्बोनियम आयन भी अगर लिखा हुआ मिलता है तो आप भयभीत ना होंगे, उसको कार्बोकैटायन ही समझेंगे, ठीक है। कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन भी पहले बोला जाता था। और ये प्रोसेस ओवरऑल किस वजह से होती है, हेटेरोलिटिक फिजन की वजह से। ओके, दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। अब इसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है कार्बोकैटायन, किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। द कार्बोकैटायन इज डिफाइंड एज अ कार्बन एटम विच इज ट्राइवेलेंट। कैसा होता है, ट्राइवेलेंट होता है। कार्बन आपका जो होता है कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि उससे 4 अदर एटम जो है ऐड हो सकते हैं, बॉन्डेड हो सकते हैं, तो हम उसको कैसा बोलते हैं, टेट्रावेलेंट बोलते हैं। पर आपका जो ऊपर वाला केस या पिछला जो हमने हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन वाले केस में देखा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, वो इसका जो ये वाला एटम था वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेकर के आउट हो रहा है, यानी कि ये पूरा ग्रुप ही यहाँ से क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। जब ग्रुप ही एलिमिनेट हो रहा है तो इससे सिर्फ कितने बॉन्डेड एटम बचेंगे, 3 बॉन्डेड एटम बचेंगे, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ट्राइवेलेंट बोला है। कंटेंट्स एन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर जो होते हैं कितने इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन का मतलब क्या हुआ, 2 4 6 8 इस तरीके से। तो इसके अंदर कितने आएंगे, कार्बन पे जो होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ ये क्या है, एक हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर मिलके बनाया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस पे जो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं, और साथ में क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी हम उसको कार्बोकैटायन बोलेंगे, अदरवाइज नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनके ऊपर भी आपका पॉजिटिव चार्ज किसी रिएक्शन में आ जाता है, वो आपका क्या होता है, कार्बोकैटायन नहीं होता है। दी कार्बन एटम इज कार्बोकैटायन इन sp2। इस जगह पे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर में वो हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो किस तरीके का होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता हुआ है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। अगर आपको काउंट करना है तो आप क्या कीजिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट कर लीजिए। तो इस पे आपके कार्बन के केस में कोई लोन पेयर तो है नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने बॉन्ड बने हुए हैं आपको दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। और 3 को लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, एक s ऑर्बिटल आया हुआ है और 2 p के ऑर्बिटल्स आए हुए हैं, जो हाइब्रिडाइज्ड होकर के किसका फॉर्मेशन किया है, sp2 का। एंड इट यूजेस ऑल इट्स 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर फॉर्मिंग बॉन्ड विद अदर एटम। ठीक है, तो इसके जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है s और 2 p, किसमें, अदर एटम के साथ बॉन्डेड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। दी रिमेनिंग पी जेड ऑर्बिटल, जो आपका एक ऑर्बिटल बचा हुआ है जो निकल गया है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट होता है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड ये 3 ऑर्बिटल तो आपके पी के होते थे और एक एस का होता था। तो एस का एक ऑर्बिटल तो एस में पार्टिसिपेट किया है, पी के 2 ऑर्बिटल आपके कौन कौन से होते हैं, पी एक्स एंड पी वाई ऑलरेडी बॉन्डेड है किसी अदर एटम से, ग्रुप से, जैसे कि हमने इस केस में हाइड्रोजन लिया है उससे। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया है, जो एक्स यानी कि जो आपका हेलोजन मॉलिक्यूल बॉन्डेड था वो निकल गया है, तो आपका जो पी जेड है वो कैसा रह गया, एम्प्टी रह गया, खाली रह गया है। पी जेड ऑर्बिटल था वो आपका कैसा रह गया, एम्प्टी रह गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वैकेंट बोलते हैं, खाली बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका द रिमेनिंग पी जेड ऑर्बिटल इज एम्प्टी एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अदर 3 मॉलिक्यूल, अदर 3 बॉन्ड्स। तो आपके जो 3 बॉन्ड बनेंगे कार्बन से इस तरीके से, ये क्या होगा, आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब आपका जो पी जेड ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बताता है आपके प्लेन के साथ। जिस प्लेन में ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ अदर 3 बॉन्ड्स। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि इन दो हाइड्रोजन जो बॉन्डेड है इनके बीच में या इनके बीच में या इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, आपका 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। कार्बोकैटायन में भी डिस्क्राइब्ड एज प्लेनर ट्राइगोनल, है ना, कैसा होता है, प्लेनर ट्राइगोनल को प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है विद बॉन्ड एंगल
120 डिग्री। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी थ्योरी आ जाएगी किसके अंतर्गत, या इंट्रोडक्शन या जो भी व्हाट इज कार्बोकैटायन, इस सभी में आपका आ जाएगा क्या, ये पूरी थ्योरी आपकी आएगी, किस तरीके से आप उसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये दिया हुआ है टेट्राहेड्रल आपका ब्रोमो एल्केन का स्ट्रक्चर, जो कि पहले जो जब ब्रोमीन एटम से बॉन्डेड था तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। हेट्रोलिसिस होता है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक होता है, हेट्रोलिटिकली फिजन होता है, तो ब्रोमीन आपका निकल जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका प्लेनर कार्बोकैटायन में, जिसका कि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, sp2। ठीक है, और ये हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हम किसका बताते हैं, किसी एक एटम का बताते हैं, यहाँ पे इसका किसका, कार्बन का डिफाइन कर रहे हैं, तो ये sp2 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। हमने क्या कहा था, जब कभी भी कोई पॉजिटिव स्पीसीज होती है या कोई नेगेटिव स्पीसीज होती है, इस केस में हमारी पॉजिटिव है, हम इसको क्या देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज देखेंगे, जैसे कि आपको पता है एसिड के केस में आपके पास क्या होता है, एसिड होता है, अगर आपको उसको क्या करना है, न्यूट्रल करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो आप उसमें क्या ऐड करते हैं, बताइए मुझे, क्या ऐड करते हैं आप उसमें, एसिड होता है तो न्यूट्रल करने के लिए क्या ऐड करेंगे हम उसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेस ऐड बेस करते हैं ऐड ना, या तो बेस ऐड करते हैं हमेशा, जिसको बेस या एल्कली हम बोलते हैं, है ना, उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि आपका HCl है तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, NaOH ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, साथ में एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि अब ये न्यूट्रल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिएक्टिविटी इसकी लूज हो चुकी है। इसी तरीके से आपका पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव जब होता है तो ये जब न्यूट्रल था तो ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए आपको क्या करोगे, पॉजिटिव को कौन से चार्ज दोगे, नेगेटिव, यानी कि आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे। अब जो इलेक्ट्रॉन जब दोगे, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से दोगे, आप उससे किसी इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, या तो आप उसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप उसको बोल सकते हो, या फिर आप उसको बोल सकते हो ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना। इस तरीके के ग्रुप आप उस पर ऐड करोगे तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल की ओर जाएगा, है, टेंस टूवर्ड्स द न्यूट्रल, और वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अब आप इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, तीन हम लगा सकते हैं मैक्सिमम इसमें। तो जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए आपने देखा हुआ है हमारा जितना भी जो R ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, CH3 हुआ, C2H5 हुआ, ये क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इनको बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा इतने ग्रुप लगाओगे आप, उतना ही ज़्यादा आपका जो है कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए आपने देखा होगा ये टर्जरी कार्बोकैटायन के केस में, जिसमें कि तीन आपके क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हम इसको बोलते हैं। सॉरी, सेकेंडरी के केस में आप क्या करते हैं, दो अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है, जो कि थोड़ा सा कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू टर्जरी कार्बोकैटायन। ठीक है, उसके बाद आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन आता है, जिसमें केवल एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी इसकी जो सेकेंडरी और टर्जरी है उसकी कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। वहीं अगर मिथाइल ग्रुप है आपका, मिथाइल कैटायन है, जिसमें कि आपका एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको किसी तरीके से हम स्टेबल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये इन तीनों की कंपैरिजन में क्या है, लेस स्टेबल है। हमेशा जब भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो किसी के कंपैरिजन में करेंगे, है ना। इस केस में अगर आप बात करते हैं तो कंपैरिजन में करेंगे कि सेकेंडरी, टर्जरी और प्राइमरी में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, या उनका इंक्रीजिंग और स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए, तो आपको इस तरीके से उसको दिखाना रहेगा। क्लियर है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से अटैच है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, अपने से छोड़ देते हैं, और वो कहाँ पे जाते होंगे छोड़ने के बाद, पॉजिटिव पे जाते होंगे, पॉजिटिव उनको गेन करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल की साइड जाएगा। तो इस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, एक फैक्टर हो गया आपका कार्बोकैटायन। तो टू फैक्टर्स आर डीम्ड टू प्ले अ रोल इन दिस केस, है ना। स्टेबिलिटी के केस में दो मेन फैक्टर ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है आपका बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जब कभी भी कोई अपने से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है,
ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई अपने से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है यानी कि खुद क्या हो रहा होगा, खुद पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, बताइए मुझे। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज जी करता सर। है तो वो क्या हो रहा है, खुद यस पॉजिटिव सर। हो रहा होगा। तो इस तरीके से यस सर। उसको हम लगा देते हैं पॉजिटिव, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये किस तरीके के इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि प्लस इंडक्टिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं कौन, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जितने ज्यादा इस पर पॉजिटिव आई वाले आपके ग्रुप लगे रहेंगे वो क्या होगा, उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के इंडक्टिव जो ग्रुप डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है उसके कारण इसकी स्टेबिलिटी होती है। दूसरा होता है हाइपर कंजुगेशन, सम चार्ज डिलोकलाइज्ड अकर बिटवीन द पी ऑर्बिटल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड ऑफ द बीटा कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि आपका कोई एक ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से, कार्बन सी, इस पर आपके 2 हाइड्रोजन है, इस पर आपके 3 हाइड्रोजन, करेक्ट। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी आपके 2 हाइड्रोजन लगे। ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोलते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो, आपका जिस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज है उसको हम अल्फा ले लेते हैं, और जिस पर आप उससे अटैच है उसको क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो जाएगा आपका बीटा कार्बन से कहाँ पर, अल्फा कार्बन पर, जिस वजह से आपका जैसे ही ये इस पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो आपका कहाँ चला जाएगा, बीटा कार्बन पर। तो इस तरीके का जो कॉन्जुगेशन होता है जिसमें हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो सकते हैं, उतना ही अच्छी इसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। एक इस फैक्टर पर आपका डिपेंड करता है। दूसरा है आपका द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लाइक नाइट्रो कार्बोनाइल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। जो इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं अपनी साइड, है ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप भी इनको हम बोलते हैं। तो ये किस तरीके का इफेक्ट शो करेंगे आपको, माइनस आई, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दूसरे से नेगेटिव चार्ज अपनी साइड खींच रहे हैं, अपनी साइड लेंगे तो खुद क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो इस तरीके के ग्रुप, जो नाइट्रो ग्रुप हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप हुआ, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करते हैं। जब पुल करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा। जब उससे और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसकी जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, जितना पहले था उससे भी कम स्टेबल हो जाएगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसमें लगाओगे। यानी कि ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपको स्टेबिलिटी दे रहा था, और कार्बोकैटायन के केस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो आपको क्या देगा, अनस्टेबिलिटी देगा, लेस स्टेबल आपके कार्बन कैटायन को करेगा। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लाइक नाइट्रो कार्बोनाइल adjacent to the carbon atom bearing positive charge makes the carbocation less stable। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं ऐसे, कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका इस पॉजिटिव चार्ज से जो कार्बोकैटायन से था, ये क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड पुल करेंगे तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही, साथ ही साथ ये क्या होगा, इस पे रेजोनेंस हो जाएगा। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और ये क्या करते हैं, आपकी स्पीसीज को लेस स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक और फैक्टर होता है जिसको आप लिख सकते हैं रेजोनेंस, है ना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आपकी स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर जैसे चेन फॉर्म में होता है तब तो वहां पर नहीं लगता है, लेकिन वहां पर भी आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और रिंग के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस देखने को मिलता है। इस तरीके से जितने ज्यादा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि ये मूवमेंट आपके जो कार्बोकैटायन या जो आपके पाई बॉन्ड का है वो इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे होगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, वापस से ये इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये आपका इधर साइड शिफ्ट होगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। वापस से ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ आएगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज फिर से जहाँ था वहीं पर चला जाएगा। तो इस तरीके का जो रेजोनेंस होता है वो क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है।
क्योंकि वो आपकी पूरी रिंग में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो आपके मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस जहां पर भी आएगा और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। किसकी स्टेबिलिटी होगी, आपके कार्बोकैटायन की। क्लियर है? यस सर। इस केस में देखिए जी जहाँ सर। पे आपकी ट्राइफेनाइल कार्बोकैटायन रिंग लगी हुई है, जिसमें 3 फिनाइल कार्बोकैटायन रिंग लगी हुई है। इस केस में अभी हमने देखा था जहाँ पे सिर्फ एक फिनाइल रिंग आपकी लगी हुई थी, जिसमें सिर्फ कितनी, एक ही रिंग में आपका जो रेजोनेंस था उससे ही आप देखिए कितने स्ट्रक्चर हमको मिल रहे थे, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब जब 3 फिनाइल रिंग है तो आप देखेंगे कि 3, जब एक में हमको कितने 5 देखने को मिल रहे, तो इसमें तो कितने 15-16 के अराउंड आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो अगर दोनों की स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि इसमें जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, वहीं जो आपका ट्राइफेनाइल कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताइए बताइए। ट्राइफेनाइल कार्बोकैटायन। क्यों स्टेबल होगा ये सोमेश, ट्राइफेनाइल क्यों होगा? सर, इसका रेजोनेंस ज्यादा है इसलिए। हाँ, इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या है, बहुत ज्यादा है, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे आपका जो कार्बोकैटायन होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो मैं आपको एक केस और बता दूं जहां पे आपको देखने को मिल रहा हो कोई 2-3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, 3 सपोज कीजिए कि 1 2 3 करके आपको कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 और ये 3, आपको कितने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक में आपको देखने को मिल रहा है प्लस आई इफेक्ट, सेम मॉलिक्यूल है, सेम एटम है, एक में आपको प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, दूसरे में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और तीसरे में आपको देखने को मिल रहा है रेजोनेंस। क्लियर है? अब आप इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओगे तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो किसका होता है, आपके रेजोनेंस का होता है। तो जिसमें रेजोनेंस होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, कि जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा वो आपका रेजोनेंस से कम होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और लास्ट में आप देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इनका जो अगर पोटेंशियल इफेक्ट देखें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल इफेक्ट किसका होता है, रेजोनेंस का होता है। जब कभी भी अब बात आए कि रेजोनेंस किसी स्ट्रक्चर में है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के 2-3 फैक्टर होते हैं, ये क्या होता है, हेलो कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस सर, हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होगा? यस सर, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने अभी आपको दिखाया है ना, चलो एक बार फिर से दिखाते हैं। सपोज ये रिंग है, अभी चेन के केस में दिखाया था, अभी मैं आपको इस केस में, ठीक, सपोज ये रिंग है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका होगा 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा इस रिंग में, किस तरीके से सर्कुलेट होगा, सपोज कीजिए कि आपका ये हाइड्रोजन था, ये शिफ्ट हो गया आपकी किस पोजीशन पर, इस पॉजिटिव वाली पोजीशन पर, इस पॉजिटिव वाली पोजीशन पर शिफ्ट हो गया। क्लियर है? सब ये बेंजीन रिंग है तो मैं इसमें सर्कल बना देता हूँ। ये आपका हाइड्रोजन एटम हो गया, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगाया था, जहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉन्जुगेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में, यानी यहाँ पे आपको डिफाइन भी किया हुआ था, ये लिखा हुआ था, वाई हाइपर कॉन्जुगेशन सम चार्ज डीलोकलाइज्ड अकर, जो चार्ज का क्या हुआ है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है एट द p ऑर्बिटल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन एंड बॉन्ड ऑफ द बीटा कार्बन हाइड्रोजन। बीटा कार्बन हाइड्रोजन, बीटा क्यों बोला है, कि जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने मान लिया है अल्फा, सॉरी कहाँ था आपका, ये जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर हम अल्फा मान लें तो इसके बीटा कार्बन कौन से होंगे, जो इससे अटैच हैं, तो एक बीटा कार्बन ये हुआ और दूसरा बीटा कार्बन आपका कहाँ पे होगा, ऊपर साइड होगा। तो ये दोनों जगह पे क्या कर सकता है, आपका मूव कर सकता है पॉजिटिव चार्ज, इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है। इसको हाइड्रोजन शिफ्ट के थ्रू हम दिखाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें कि आपका पॉजिटिव चार्ज है जो एक जगह पे स्टेबल ना होकर क्या हो रहा है, आप आपस में जो बीटा
आपका हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पे शिफ्ट हो रहा है। अब ये जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो आपको पता है इस जगह पर भी एक हाइड्रोजन है कि नहीं, ये फिर से शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे। तो ये आपको कॉन्जुगेशन जो देखने को मिल रहा है वो किसकी जैसे दिख रहा है, बिल्कुल सेम रेजोनेंस की तरह आपको देखने को मिल रहा है। पर इस जगह पे थोड़ा सा तकलीफ क्या होती है कि हाइड्रोजन का आपको शिफ्ट करना पड़ता है, जबकि रेजोनेंस के केस में आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना पड़ता है, इसलिए आपका जो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी क्लियर है आयुषी हाइपर कॉन्जुगेशन? यस सर। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है ना, तो प्लीज हिंदी ना पूछिएगा। सर वो सेम जो हाइड्रोजन है सेम रेजोनेंस जैसे घूमता है। हाँ जी, उसी की तरह मूवमेंट करता है, ठीक लेकिन है। उसके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बीटा हाइड्रोकार्बन के पास जो है बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इस केस में देखिए, मैं एक और केस आपको ड्रॉ करता हूं तो क्लियर हो जाएगा। इस केस में इसके पास कितने बीटा कार्बन थे? 2 कार्बन थे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को हमने बीटा हाइड्रोजन मान लिया है। अब एक और केस में आपको ड्रॉ करता हूँ, एक ये केस है। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे मैंने आपका लगा दिया है एक कोई कौन सा ग्रुप, कौन सा ले लेते हैं, कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं, सपोज कीजिए ए ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, तो इस केस में इसके पास बीटा कार्बन पर, इस वाले बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस वाले बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कंपैरिजन में अगर आप करेंगे, जो हमने ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिया था ये वाला और ये वाला, इन दोनों में आप देखेंगे कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही साइड मूव कर सकता है, इस साइड। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन जो है एक ही साइड देखने को मिल सकता है। तो इस केस में इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा होगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? यहाँ पे सिर्फ बीटा कार्बन एक ही अवेलेबल है तो वो एक ही जगह मूव करेगा, है ना, और यहाँ पे आपके जो बीटा कार्बन है वो कितने अवेलेबल हैं? 2 अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे वो कितनी 2 जगह मूव कर सकता है। तो दोनों में रेजोनेंस किस में ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जो कॉन्जुगेशन है ऊपर वाले में, है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी नीचे वाले से ज्यादा होगी। और ऊपर वाले में, है ना, और एक और केस ड्रॉ करते हैं कि जिसमें आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, एक ए ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई बी ग्रुप लगा हुआ है। अब इस केस में आप देखेंगे कि इसके पास जो है बीटा पर कोई कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बीटा पोजीशन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू ये क्या कर सके, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सके। तो इस केस में इसके पास कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या दिखा सकता है ना, इसके पास कोई रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ दिखा सकता है इस जगह पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट कौन दिखाएगा? यहाँ पे लगे हुए ग्रुप। अब ये ग्रुप किस टाइप के ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इस बात पर ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके साथ कि मैं आपको 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, क्लियर है? एक पॉजिटिव चार्ज आपका इस जगह पर लगा हुआ है, और एक पॉजिटिव चार्ज आपका इस जगह पर लगा हुआ है। ठीक है, तीनों को मैं क्या देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। ये हो गया आपका ए टाइप का, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इन तीनों में आप स्टेबिलिटी बताइए किसकी ज्यादा होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे स्टेबिलिटी बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का। ध्यान से सुनिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, बताइए। सर सबसे पहले बी होगा, फिर ए और फिर सी। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये अपने साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दिया। आप करेक्ट हैं, स्टेबिलिटी सी ठीक बता सर रहे हैं। सी ए बी आएगा। हाँ सर सॉरी, सी हाँ, सी ए बी। आपने करेक्ट पकड़ा था स्नेहा, स्टेबिलिटी ठीक पकड़ी थी, लेकिन क्या क्वेश्चन को हमको समझना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा था, है ना, तो सबसे लेस स्टेबल जो होगा वो आपका सी होगा, जी सर। है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, सी के बाद ए सर ए ए होगा, देन आपका होगा क्या, बी। सोमेश ऐसा क्यों हुआ है, इन लोगों ने ये उल्टा सीधा क्यों लगवा दिया, एबीसी करवा देते, क्या दिक्कत थी सोमेश? जी सर। इन्होंने ये ऑर्डर लगवाया है, सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ए स्टेबल है, और सबसे कम जो स्टेबल है वो बी है, ऐसा क्यों?
नहीं, इन्होंने ऑर्डर सही लगवाया एक्चुअली। सर ये मैंने थोड़ा सा सॉरी मैंने सिंबल गलत लगा दिए हैं। सबसे कम स्टेबल सी होगा, उसके बाद आपका ए होगा, देन बी होगा, है ना। बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों करवाया? हाँ सौम्य सब बताइए। सर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है सर वो उसकी मूविंग को दिखाता है सर, कि यहाँ पे इसमें तो स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है। नहीं सोमेश, थोड़ा सा आप गलत पकड़ रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ 3 इफेक्ट दिखाए हैं। जब कभी भी आपको स्टेबिलिटी की बात पूछेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए प्लस आई, एच और आर। तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड तो देखने को मिल नहीं रहा है, जिस वजह से ये क्या करेगा, आपको क्या दिखा पाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी कि इसमें क्या है, सॉरी, रेजोनेंस तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। तो हम एक पॉइंट आपका कट कर देते हैं। रेजोनेंस के बेसिस पे तो इन्होंने नहीं बताई होगी स्टेबिलिटी। दूसरा केस आपका आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब आप चेक करेंगे तो ये बी वाले केस में आप देखिए, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, और इससे लगे हुए जो कार्बन होंगे ये आपका हो जाएगा बीटा, ये आपका हो जाएगा बीटा, और ये आपका हो जाएगा बीटा। अब आप देखेंगे इन तीनों जगह पर जो है, यहाँ पर आपके जो कॉर्नर वाले जो बीटा बीटा है, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे 3-3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन नीचे है, और ये जो बीच वाला बीटा है इस पर आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इस तरीके से या कितने हो गए टोटल? 8 हाइड्रोजन हो गए। तो 8 टाइप से ये हाइपर कॉन्जुगेट कर सकता है। ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे किसकी, सी की, तो सी में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ इस जगह पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपके सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे इस कॉर्नर पे। जो बीटा हाइड्रोजन रहेंगे वो इस जगह पे। ठीक है। यहाँ पे आपके कितने 8 हाइड्रोजन है जिसके साथ वो कॉन्जुगेट कर सकता है। यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे जिससे वो कॉन्जुगेट कर सकता है। और इस केस में आपके रहेंगे तो 3 तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, और 1 हाइड्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा आपका? इस जगह पर प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे इस केस में जो ए वाला केस था, वहां पे आपके 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर इन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे आंसर दिया हुआ है तब भी ये ठीक है। दूसरा कौन सा इफेक्ट बचता है आपका? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो इनकी बात करेक्ट है कि जो बी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन ए होगा क्योंकि उसके पास 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है, और उसके बाद आपका सी होगा। अगर इन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे आंसर दिया है सी तो ये करेक्ट है। दूसरा इन्होंने जो आंसर दिया है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, इन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे दिया हुआ है कि जो टर्जरी कार्बन है, जो आपका बी वाला था, वो किस टाइप का कार्बन है? टर्जरी कार्बन है। ठीक है। जिसमें आपको प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो 3 अल्काइल ग्रुप के थ्रू देखने को मिलेगा, जो इसकी स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। ए पर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, और फर्स्ट के केस में जो आपने सी एटम लिया था, वहां पे आपका सिर्फ प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो इसने हाँ आपने शायद, या जो सोनाली थी, आपने दोनों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे लगाया हुआ था। आंसर करेक्ट है। यस सर, यस सर। तो इस तरीके से हमको इंडक्टिव इफेक्ट तो देखना ही है, साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इस बात को आप ध्यान में रख करके सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। वैसे इंडक्टिव इफेक्ट से आपका काम चल जाएगा, लेकिन हमको जानकारी होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, जनरेशन होता है। तो फर्स्ट है आपका फ्रॉम एल्कीन्स। जो डबल बॉन्डेड आपकी एल्कीन्स होती हैं, उनसे अगर आप रिएक्शन कराते हो किसी एसिडिक मीडियम में एल्कीन की, तो एल्कीन क्या होती है आपकी? प्रोटोनेटेड हो जाती है, और आपको क्या देती है? कार्बोकैटायन दे देती है। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है, ये डबल बॉन्ड था आपका, इसने आपका अटैक किया किस पर? इस प्रोटॉन पर। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ये क्या कर सकती है आपकी? अटैक कर सकती है किसी पॉजिटिव स्पीसीज पर, प्रोटॉन पर। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोटॉन पे अटैक किया, और इस जगह पे आपका जो 1 पोजीशन इसमें दिखाई हुई है, यहाँ पे क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन आ गया। अब जब हाइड्रोजन आया तो इसकी ये बॉन्ड का तो काम खत्म हो गया, ये तो काम किस में आ गया आपका? हाइड्रोजन को ऐड करने में। लेकिन सेकंड पे से तो बैलेंसी खाली हो गई, सेकंड की पोजीशन तो खाली हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। ये इस जगह पर भी आ सकता है, और इन्होंने जो दिखाया वो किस पोजीशन पर दिखाया है? इन्होंने जो दिखाया वो हाइड्रोजन आपका इस पोजीशन पर ऐड किया है, और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेकर के आए हैं। तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे इन्होंने इसलिए ऐड किया क्योंकि इनको पता है ये यहाँ से हाइड्रोजन का शिफ्ट करेंगे, और उसको कैसा बना देंगे? टर्सरी कार्बोकैटायन बना देंगे, जो कि क्या होगा? स्टेबल होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर इतना लंबा स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है तो आप सिंपल क्या कीजिए, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाइए क्लोरीन टाइप का।
यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाइए, इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए आप, प्रोटॉन से करा दीजिए। जैसे ही आप प्रोटॉन से कराएंगे तो यहाँ पे ये प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एसिड से, यानी कि प्रोटॉन यानी एसिड कराओगे तो यहाँ पे किसी भी एक पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और साथ आपको क्या दे देगा, कार्बोकैटायन दे देगा। तो ठीक है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन आप अल्कीन्स के थ्रू कर सकते हैं, किस तरीके से उसका जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आपका क्लोरीन। तो इस तरीके से आप किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स की रिएक्शन आपको किससे करानी है, एसिड से करानी है। ध्यान रखिएगा जब कभी भी एसिड की बात होगी तो या तो आप HCl लेंगे या फिर H2SO4 लेंगे, ठीक है। ये दोनों ही जब आप इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपको कौन सा आयन देते हैं, एस पॉजिटिव आयन देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। यानी कि आपने इनकी रिएक्शन या तो HCl से कराई होगी या H2SO4 से कराई होगी, जिसने क्या दिया है आपको, H पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड के केस में हमको पता है कि ऑलरेडी जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है, यानी कि आपका जो एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल आपका CH3 ले लेते हैं, वो अटैच है आपके किसी क्लोरीन एटम से, ठीक है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप इसको किसी भी टाइप का कोई ऐसा सॉल्वेंट प्रोवाइड कराते हैं जो कि क्या करेगा, इनको ब्रेक कर देगा, है ना, जिनका क्या कर देगा, हेट्रोलिटिक फिजन कर देगा। तो क्या होगा, आपका क्लोरीन के साथ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और आपके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको यहाँ पे देखा गया है। तो दिस प्रोसेस इज एक्सिलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल आयन सॉल्विंग मीडिया, है ना, जो कि आयंस में डिसोसिएट करे। इस तरीके का हमको सॉल्वेंट लेना है, या फिर आप इसको मेटल आयंस की प्रेजेंस में, जैसे कि आपने Ag+ सिल्वर का कैटायन लिया हुआ, इसकी प्रेजेंस में भी हम ये रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका एल्कीन्स, सेकंड हो गया आपका एल्काइल हैलाइड, थर्ड आपका है फ्रॉम डायजोनियम आयन। डायजोनियम आयन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डायजोनियम आयन क्या होता है, जब किसी एल्काइल ग्रुप पर कोई दो नाइट्रोजन आकर अटैच हो जाते हैं, यानी कि N2 ऐड हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायजोनियम आयन बोलते हैं। और ये क्या होता है कि डायजोनियम आयन आर अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर भी क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और क्या देते हैं आपको, कार्बोकैटायन देते हैं। तो कहानी यहाँ तक थी कि जब ये रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो रहे हैं तो आपको ये बॉक्स में जो डब्बे हमारे पास आते हैं NaOH के, कॉपर सल्फेट के, या HCl जिस फॉर्म में आता है उस फॉर्म में तो नहीं मिलता होगा। तो हमको इसको पहले क्या करना होगा, डायजोनियम आयन बनाना पड़ता है। डायजोनियम आयन बनाने के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी एक बेंजीन रिंग ले लो, जैसे कि आपकी बात करते हैं हम, जो आपका एनिलीन था, ठीक है, NH2 जिसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, प्राइमरी एनिलीन इसको बोलते हैं हम। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, NaNO2 साथ में आपने ले लिया क्या, HCl। जब इन दोनों से इसकी रिएक्शन आप कराते हैं तो आपको सिंपल क्या मिलता है, डायजोनियम कैटायन मिलता है, डायजोनियम आयन मिलता है, जिसपे क्या होता है, आपका जो NH2 अमाइन ग्रुप था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे N2+ में। N2+ का मतलब क्या है, N पर कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और जब कभी भी आपका, हमको पता है नाइट्रोजन होता है वो मैक्सिमम त्रिवेलेंसी दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 दिखा रहा है, यानी कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से ये क्या होता है, डायजोनियम का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये फॉर्मेशन होगा तो आपका ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और इधर से ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि N2 के रूप में जो गैस के फॉर्म में है ये रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ये बेंजीन रिंग के बीच में जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के गायब हुआ है, यानी कि जो पेयर को क्यों लेकर के गायब हुआ है, क्योंकि इस पे लोन पेयर होते हैं, है ना। तो ये जो होगा किस फॉर्म में आपका आ जाएगा, इस पे एक आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था, बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट इस रिएक्शन को लिखते हैं, एल्काइल के साथ डायजोनियम आयन लिखेंगे और सिंपली कुछ नहीं करना है, वो रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है तो R+ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, साथ में आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड एसिड। प्लीज आप किसी का माइक ओपन है तो अनम्यूट म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि वॉइस थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। अल्कोहल क्या होता है कि अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड एसिड, जब कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हम अल्कोहल का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है, यानी कि प्रोटोन को कैप्चर कर लेता है। एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकैटायन। देखिए आपको दिख रहा होगा ये एक अल्कोहल दिया हुआ है, इसका नाम बताएंगे किस तरीके का अल्कोहल है ये,
इथाइल अल्कोहल। है ना, इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है आपको। इथेनॉल। इथेनॉल भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल बोल लीजिए, इथेनॉल बोल लीजिए, दोनों ही नाम ठीक हैं इसके। तो ये क्या करता है, हमको पता है ऑक्सीजन के ऊपर होता है जो 2 लोन पेयर होते हैं। क्यों लोन पेयर होते हैं, अब आपको ये भी पता है, ये आप हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है किसी एटम के ऊपर लोन पेयर होते हैं या नहीं, तो आप हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हो। जब उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं किस पर, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl हमने दिया था, एसिड हमने दिया था, वो क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर अटैक करते हैं। अब ये जैसे ही अटैक करेंगे तो आपका इस तरीके का एक एटम का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि अब आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हो चुका है, ये वो एक आपका एक वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है। और जो ऑक्सीजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जाता है तो ये क्या होता है कि मॉलिक्यूल बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। लिविंग ग्रुप क्या, जो आपकी ओवरऑल कंपाउंड है उसमें से क्या कर जाए, लीव करके चला जाए, बाहर चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ से आपके जो CH2 और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेगा और क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। जैसे ये लीव करेगा यानी कि आपका H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से आपके CH3 CH2 कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथाइल कार्बोकेटाइन जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अल्कोहल से क्या कर सकते हैं, इथाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपके पास कितने फ्रॉम एल्किन्स, एल्किन से किस तरीके से आप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि प्रोटोनेटेड कर दीजिए, उसमें कोई एसिड मीडियम प्रोवाइड करा दीजिए उसको, तो आपको कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। एल्काइल हैलाइड के केस में कुछ नहीं करना है, एल्काइल हैलाइड को कुछ ऐसा सॉल्वेंट दे दीजिए जो कि क्या हो, पावरफुल आयनिंग सॉल्वेंट हो, और क्या करें, या फिर आप मेटल आयन लिख दीजिए सिंपल, ठीक है। तो आपका किस तरीके का एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डायजोनियम आयन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही आपका डिकम्पोज हो जाता है और आपको क्या देता है, कार्बोकेटाइन दे देता है। अल्कोहल के केस में आपको क्या होता है कि अल्कोहल का ट्रीटमेंट आप कंसंट्रेटेड एसिड से करा दीजिए, ये क्या होगा आपका प्रोटॉन कैप्चर करेगा और वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी के साथ आपका जो था एक बार पुनः कार्बोकेटाइन कंप्लीट होता है। उम्मीद है अब आप लोग बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे।